नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आपका अपने YouTube चैनल भारत एजुकेशनल सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने अपने संस्थान का नाम चेंज कर दिया है क्योंकि पहले हम सिर्फ पीसीएस तक ही एग्ज़ाम्स को हम फोकस कर रहे थे। अभी हमने कोशिश किया कि हम पीसीएस के साथ साथ अन्य जो स्टेट्स के एग्ज़ाम हैं उन्हें भी टारगेट करें, साथ ही साथ जो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं हम उन्हें भी टारगेट करें, क्योंकि कमोबेश पेपर का पैटर्न तो काफ़ी हद तक सेम ही होता है। जो पीसीएस का होता है पेपर पैटर्न, वही पेपर पैटर्न यूपीएससी का भी होता है, बस सिर्फ कुछ अंतर होते हैं कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन पैटर्न होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, अर्थात कहा जाए तो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई होता है स्टेट के एग्ज़ाम की अपेक्षा। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम अपने एग्ज़ाम से मतलब कि अपने कोचिंग संस्थान का नाम चेंज करते हैं। तो हमने भारत एजुकेशनल सेंटर कर दिया और भारत एजुकेशनल सेंटर के तहत ही हम पीसीएस मार्गदर्शक की अभी क्लास चला रहे हैं। यह जो क्लासेस चल रही हैं यह पीसीएस में भी काम आएंगी, आपके स्टेट्स एग्ज़ाम जो भी होंगे उनमें भी काम आएंगी, और साथ ही साथ आप जब यूपीएससी के एग्ज़ाम दोस्तों देंगे तो आपके यूपीएससी एग्ज़ाम्स में भी आपको सहायक होगी ये सारी क्लासेस। क्योंकि हम पूरी क्लासेस आपको देने से पहले, कोई भी क्लास देने से पहले हम पूरा ओवरऑल टॉपिक का एनालिसिस करते हैं कि क्या यूपीएससी के लिए क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है और कैसे यूपीपीएससी क्वेश्चंस पूछती है। हालांकि मैंने यूपीपीएससी का भी मेंस देकर एग्ज़ाम में खाली हुआ हूँ, तो मेंस एग्ज़ाम देने के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे फेस किया। मुझे समझ में आया कि क्या क्वेश्चन का ट्रेंड आ रहा है, कैसा क्वेश्चन ट्रेंड अपना बदल रहा है लगातार आयोग, वह भी हमने समझा। वहीं हम लगातार यूपीएससी के एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं, तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम यूपीएससी के देने का हमें यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन भी धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं कि यूपीएससी का नेचर क्या है क्वेश्चन पूछने का। तो आइए दोस्तों, हम अपनी बात को यहीं से आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो जैसे दोस्तों आपको आपके व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा कि आज का जो टॉपिक है वह है संविधान एवं राज्य व्यवस्था में अंतर। दोस्तों, मेंस एग्जाम प्रिपरेशन के कारण थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम था, तो इसलिए उस टाइम जो भी टॉपिक्स मुझे छोटे छोटे समझ में आए आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, मैंने वहाँ पे वह टॉपिक्स आपको दिया ताकि आपकी क्लासेस चलती रहे। अब मैं एग्ज़ाम से खाली हो गया हूँ, तो अब मैंने प्लान किया है कि आपकी पॉलिटी क्लासेस पूरी प्रॉपर चले। आपको यह कभी फील ना हो कि आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं। आपको सारी क्लासेस उसी तरीके से मार्गदर्शन में मिले, उसी तरीके से मिले जैसे कि बड़े बड़े संस्थान में आपको क्लासेस दी जाती हैं। तो उसी में हम पहला टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, संविधान एवं राज्य व्यवस्था में अंतर। क्यों हमें संविधान और राज्य व्यवस्था में क्यों अंतर समझना है? क्योंकि हम एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी तरफ पॉलिटी की हम बात करते हैं। एक तरफ हम कहते हैं संविधान, दूसरी तरफ हम कहते हैं राज्य व्यवस्था, पर हम संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर नहीं समझ पाते हैं कि संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या है। और हम संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर को नहीं समझ पाते, इसलिए हम एक दूसरे के स्थान पर इनका प्रयोग कर रहे होते हैं। अमूमन हम समझते हैं कि संविधान जो है वही राज्य व्यवस्था, जो राज्य व्यवस्था वही संविधान है। पर दोस्तों, दोनों में एक बारीक अंतर है। संविधान और राज्य व्यवस्था में एक बारीक सा अंतर है जिसे आपको समझना पड़ेगा ताकि आप समझ पाएं कि राज्य व्यवस्था क्या है और संविधान क्या है। वहीं आपका जो सेकंड टॉपिक होगा वह संवैधानिक संस्थाएं होंगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से संबंधित एरियाज को हम देखेंगे, जिसमें आज हम सिर्फ और सिर्फ आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कि संविधान क्या और राज्य व्यवस्था क्या, और संविधान और राज्य व्यवस्था जब बनाई गई तो हमें और किन किन संस्थाओं की आवश्यकता पड़ी, या क्या क्या ऐसे और ऑर्गेनाइजेशन हमें चाहिए थे जिससे हम अपने संविधान को संचालित कर सकें, संविधान को चला सकें। तो इन सभी प्रक्रिया को देखने के लिए हमने कुछ संस्थाएं शामिल की, जो कि संवैधानिक संस्था होगी, कुछ गैर संवैधानिक संस्था होगी और कुछ असंवैधानिक संस्थाएं होंगी दोस्तों। तो आज आपको यह भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था और असंवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं। क्योंकि बच्चे जब प्रिपरेशन करते हैं तो वो काफ़ी हद तक संवैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्थाओं में ही फंस जाते हैं कि क्या है संवैधानिक संस्था और क्या है गैर संवैधानिक संस्था। वह बार बार इसे रटते हैं, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि संवैधानिक संस्था किसे बोलेंगे और गैर संवैधानिक संस्था किसे बोले। वहीं आपको आज डिफरेंस पता चल जाएगा कि संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या है दोस्तों। तो आइए सीधे अपने घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं कि संविधान, पहले हम समझते हैं कि संविधान क्या है। तो दोस्तों, संविधान जैसा लिखा है एक विधान होगा, अर्थात किसी चीज को संचालित करने के लिए
किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी शहर, किसी घर परिवार, किसी समुदाय को संचालित करने के लिए हम कोई न कोई नियम लगाते हैं, कोई न कोई कानून बनाते हैं, कोई न कोई विधान होता है, कोई न कोई परंपराएं होती हैं, कोई न कोई प्रथाएं होती हैं। कभी भी आप अनादिकाल से लेकर वर्तमान तक के समय को आप देख सकते हैं, चाहे वो कबीलाई समाज ही क्यों ना रहा हो या वर्तमान का जो लोकतांत्रिक सरकार सिस्टम जो आप देख रहे हैं, इन सभी सिस्टम में या अनादि अर्थात प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल में देखें, अगर राजतांत्रिक व्यवस्था में देखते हैं जहाँ पर राजतंत्र हुआ करता था दोस्तों, जब राजा के हाथ में ही सारी पावर हुआ करती थी, तो राजा भी उस समय अपने राज्य या देश का संचालन करने के लिए कोई न कोई नियम, प्रथाएं, कानून या कोई न कोई ऐसी व्यवस्था चलाता था जिससे वह अपने राज्य का संचालन कर सके, अपने नागरिकों का संचालन कर सके। सपोज दैट आप एक परिवार में रहते होंगे, आपके माँ पापा, भाई बहन होंगे, तो जब पिताजी होंगे तो पिताजी उस सिस्टम में, एक व्यवस्था में एक संविधान के तौर पर है, और वह बताते हैं कि बेटा तुमको यह काम नहीं करना है, बेटी तुमको यह काम नहीं करना है, तुम्हें इस तरीके से पढ़ाई करना है, तुम्हारा यह उद्देश्य है, तुम्हें यही काम करना है, तुम्हें यह काम गलत है तुम्हारे लिए, इस तरीके के काम तुम्हें नहीं करने चाहिए, यह काम आपराधिक है, यह काम अच्छा है समाज के लिए। तो यह जो आप सारी चीज़ें सुनते हैं कि अच्छा बुरा, समाज में अच्छा है, सामाजिक प्रथा, कानूनी व्यवस्थाएं, यह सभी संविधान का अंग होते हैं। संविधान अर्थात जो पिताजी आपके घरों में लागू करते हैं वही संविधान लागू करता है पूरे देश में। संविधान लागू करता है पूरे देश में, उस देश की जनता को संचालित करने के लिए, उस देश के पूरे सिस्टम को संचालित करने के लिए। जैसे सिस्टम कहा जाए, संसद, जैसे कि संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और कुछ संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं या वहाँ की जनता, इन सभी को संचालित करने के लिए संविधान में कुछ कानून दिए गए होते हैं, कुछ आर्टिकल्स दिए गए होते हैं। उन्हीं आर्टिकल्स के समूह को हम संविधान कहते हैं। तो आइए दोस्तों, एक बार हम संविधान को यहाँ ब्रीफली लिख लेते हैं कि संविधान मतलब क्या। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लिखते हैं कि संविधान क्या होता है। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आइए दोस्तों, देखते हैं कि संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था के। सबसे पहले हम संविधान देखते हैं कि किसी देश को संचालित करने के लिए जो नियम, विनियम, कानून, प्रथा, साथ ही साथ परंपराओं को संचालित करने के लिए, जब हम किसी देश को संचालित करने के लिए जिस नियम, कानून और विनियम, परंपराओं का उपयोग करते हैं, उन परंपराओं का, किसी देश को संचालित करने के लिए जो नियम, विनियम, कानून, प्रथा व परंपराएं होती हैं, मतलब किसी देश, एक मिनट दोस्तों, हम सेंटेंस फ्रेम कर लें थोड़ा सा। किसी देश को संचालित करने के लिए जो नियम, विनियम, कानून, प्रथा, परंपराएं बनाई जाती हैं, इन्हीं के संकलन को, अर्थात कोडिफिकेशन को, अर्थात बिखरी हुई चीज़ों को एक कर देना होता है कोडिफिकेशन करना। इन्हीं के संकलन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? हम इसे संविधान कहते हैं। दोस्तों, वर्तमान व्यवस्था में आपको संविधान जैसा शब्द सुनने को मिल रहा होगा, पर ऐसा कोई भी समय कालखंड नहीं रहा है जब संविधान नहीं रहा है। राजतंत्र जब था तो राजतंत्र में भी संविधान जैसी व्यवस्था थी, पर उसका नाम संविधान नहीं था,
क्योंकि कोई ना कोई, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का जब साम्राज्य था तो उसमें कौटिल्य उनके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, अर्थात कहा जाए कि मंत्री थे या प्रधानमंत्री थे उनके। तो जो कौटिल्य उनके प्रधानमंत्री थे, तो कौटिल्य बताते थे कि राज्य का संचालन कैसे किया जाएगा। तो जो राज्य के संचालन के लिए जो व्यवस्थाएं वो बताते थे, वह व्यवस्था उस समय का संविधान था एक तौर पर। वैसे ही जैसे कि संसद, न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका क्या काम करेंगे, इसका उल्लेख कहाँ है, संविधान में किया गया है। तो क्या इनको बता रहा है कि इनका संचालन कैसे होगा। इन सभी के संचालन के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, उन व्यवस्थाओं का उल्लेख कहाँ किया गया दोस्तों, संविधान में किया गया, संविधान के आर्टिकल में किया गया दोस्तों। तो जब संविधान के आर्टिकल में जो उल्लेख किया गया दोस्तों, उसी उल्लेख को हम संविधान कहते हैं, क्योंकि उसी के माध्यम से पूरे देश का, राष्ट्र का, जनता का जो संस्थाएं थी, उन सभी संस्थाओं का संचालन होता है। दूसरे शब्दों में कहें दोस्तों, जब किसी राष्ट्र का संचालन करने के लिए जो हम नियम, कानून, प्रथाएं का प्रयोग करते हैं, और उन्हीं प्रथाओं का, उन्हीं कानून और नियमों का जब एक संकलन कर दिया जाता है, कोडिफिकेशन कर दिया जाता है, अर्थात कहीं लिख दिया जाता है, एक बुक में कंपाइल कर दिया जाता है, तो उस बुक को ही हम संविधान बोलते हैं। और उसी संविधान के माध्यम से पूरे देश का संचालन होता है दोस्तों। तो आई होप आपने यह क्लियरली एकदम समझ लिया होगा कि संविधान क्या है। और संविधान वर्तमान में है यही आवश्यक नहीं है, संविधान प्राचीन काल से रहा है, पर तब उसका नाम संविधान नहीं रहा होगा, तब उसे कुछ और बोलते रहे होंगे। क्योंकि कभी हमेशा से संविधान नहीं था, तब भी राज्य को संचालित करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था या प्रथाएं थी। उन्हीं व्यवस्था प्रथाओं को ही वर्तमान में जब कोडिफिकेशन कर दी, जब उन्होंने राइट डाउन कर दिया उसे, तो हम उसे संविधान कहते हैं दोस्तों। तो आई होप इसे आप पहले राइट डाउन कर लें दोस्तों, फिर हम आगे की चीजें आपको बताते हैं दोस्तों। आई होप ने लिख लिया होगा दोस्तों। आइए हम आगे घटनाक्रम देखते हैं दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, जैसे यह बोर्ड गंदा सा लग रहा है, मैं एक बार कपड़ा भिगो के पोंछ देता हूँ। भीगा कपड़ा दीजिए, क्योंकि पूरा बोर्ड गंदा हो गया। आइए दोस्तों, हम आगे अब चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्तमान संविधान जब बना और उसके पहले जब राजतंत्र की व्यवस्था कभी हुआ करती थी, तो राजतंत्र में क्या व्यवस्था थी और वर्तमान संविधान में क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों, जब राजतंत्र हुआ करता था, तो राजतंत्र के समय परंपराओं का व प्रथाओं का महत्व क्या था दोस्तों, ज़्यादा था। तो उसमें परंपरा और महत्व ज़्यादा हुआ करते थे, वहीं कानूनों का महत्व कम हुआ करता था। कानूनों का महत्व कैसे दोस्तों कम हुआ करता था। जब राजतांत्रिक व्यवस्था हुआ करती थी किसी भी देश में, या भारत में ही कहा जाए, तो उस समय देश के संचालन में हम परंपराओं और प्रथाओं को ज़्यादा प्रयोग करते थे, महत्व ज़्यादा देते थे। हम कानून के महत्व को कम समझते थे, अर्थात हम कानूनों को कम महत्व देते थे वहाँ पर, जिस यह व्यवस्था में राजतंत्र में देखने को मिलती। वहीं अगर हम संविधान के तहत बात करें दोस्तों कि संविधान में क्या व्यवस्था होती है, तो संविधान वर्तमान में लोकतंत्र में बात किया जाए आपसे, वर्तमान सरकार की व्यवस्था या लोकतंत्र में हम कानूनों, नियमों को ज़्यादा महत्व देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, ज़्यादा महत्व देते हैं।
प्रथाओं को व परंपराओं को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के पहले ही जब ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी तो उन्होंने सती प्रथा को बैन कर दिया, बाल विवाह को बैन कर दिया, दास प्रथा को बैन कर दिया। थी तो परंपराएं ना, एक प्रथा थी जिसे चलने देना चाहिए था। पर संविधान में जब लोकतंत्र आया या संविधान की जब गठन शुरू हुआ, संविधान की व्यवस्थाएं जब शुरू हुई, तो क्या किया कि प्रथाओं और परंपराओं, उन्हीं प्रथा और परंपरा को महत्व दिया गया दोस्तों जो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। उन्हें हटा दिया गया जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं थी या जो समाज के हित में नहीं थी। जब लोकतांत्रिक सरकार की बात करेंगे, जब लोकतंत्र की बात करेंगे तो हम वहाँ पे कानून नियमों को ज़्यादा महत्व देंगे, प्रथाओं और परंपराओं के महत्व को कम कर देंगे और उन्हीं प्रथा और परंपरा के महत्व को हम बढ़ चढ़ करके योगदान देंगे या उन्हीं को बढ़ चढ़ के बढ़ावा देंगे जो हमारे देश के हित में हो, जो हमारे देश की अखंडता को, जो हमारे देश की पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा देते हैं, जो उन्हें बढ़ावा देते हैं, हम उन्हीं को महत्व देंगे, बाकी को महत्व नहीं देंगे। तो दोस्तों राजतंत्र में क्या था, राजतंत्र में प्रथाओं का महत्व ज़्यादा था। जैसे जब राजतंत्र हुआ करता था तो सती प्रथा चलती थी, सती प्रथा के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता था क्योंकि वहाँ पे प्रथाओं और परंपराओं का महत्व ज़्यादा था, कानूनों का महत्व कम था। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में आप सती प्रथा के समर्थन में नहीं खड़े हो सकते, सती प्रथा के विरोध में ही खड़े होंगे क्योंकि वह प्रथा और परंपरा थी जिसका महत्व कम होता है और लोग वहीं पे कानून और जो नियम होंगे उनका महत्व दोस्तों ज़्यादा होगा। ब्रिटेन में भी आप देख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ब्रिटेन में जो संविधान है वह लिखित संविधान नहीं है। तो दोस्तों पहले ही आप एक लाइन में एक बात समझ लें, विश्व का कोई ऐसा देश वर्तमान में नहीं है जहाँ पे लिखित संविधान ना हो। लिखित संविधान का अर्थ यह होता है, दो अर्थ होता है। पहला कि एक समय कालखंड में, एक निर्धारित टाइम पीरियड में नहीं लिखे गए हैं। जैसे हमारा संविधान एक टाइम फिक्स, टाइम बाउंड मैनर में, एक टाइम फिक्स पैटर्न में लिखा गया, उसी समय कालखंड में लिखा गया है। वैसे यूएस का संविधान, वैसे जापान का, रसिया का, हर जगह संविधान ऐसे ही लिखे गए। लेकिन जो ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान समय के साथ धीरे 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 लिखा गया, मतलब एक लंबे टाइम पीरियड में लिखा गया। क्यों लंबे टाइम पीरियड में? क्योंकि वहाँ पे परंपरा और प्रथा को ज़्यादा महत्व दिया गया। वहाँ का जो संविधान है वह परंपराओं और प्रथाओं के आधार पर व्यवहारिक रूप धारण करते हुए बनता चला गया। अर्थात जो ब्रिटेन का संविधान है दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान में लिखित रूप, लिखित अंश जो है वह कम है, साथ ही एक फिक्स टाइम में नहीं लिखा गया। तीसरा दोस्तों, तीसरा आएगा कि इसमें हम प्रथा व परंपरा को ज़्यादा महत्व देंगे, को ज़्यादा महत्व देंगे। इसी आधार पर हम ब्रिटेन के संविधान को कहते हैं कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसमें लिखित जो अंश हैं वह कम है, साथ ही साथ एक फिक्स टाइम में नहीं लिखा गया है। अर्थात आज कुछ पार्ट लिखे, कल कुछ पार्ट लिखे गए, परसों कुछ पार्ट लिखे गए, 5 साल बाद कुछ लिखा गया, 2 साल बाद कुछ लिखा गया। इस तरीके से ब्रिटेन का संविधान लिखा गया। साथ ही साथ जो ब्रिटेन का संविधान, वहाँ पे प्रथा और परंपरा का ज़्यादा महत्व है और कानून और नियमों का उल्लेख कम है, उनका महत्व कम है। वहीं अगर भारत का संविधान दोस्तों देखें आप, तो भारत के संविधान में क्या है, और भारत के संविधान को दोस्तों देखते हैं। देखिए मैं एकदम क्लियरली एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिखित संविधान और लिखित संविधान। हालांकि जब आगे की क्लास आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ बताया जाएगा कि लिखित संविधान क्या होता है। हालांकि अभी हमने संविधान को खुल करके नहीं बताया कि संविधान क्या होता है, सिर्फ आपको एक मोटा मोटा समझ विस्तृत किया है, बताया है कि संविधान क्या होता है। आगे की क्लासेस में आप संविधान के बारे में खुल करके पढ़ेंगे कि संविधान क्या होता है। एक तरीके से मोटा मोटा संविधान जो है कानूनों
नियमों, विनियमों, प्रथाओं का संकलन है। दोस्तों सिंपल सा एक लाइन में कि संविधान जो है आपका वह कानूनों, नियमों और विनियमों और प्रथाओं का संकलन है। बस इतना ही आप आज वर्तमान में अभी आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब संविधान में डिटेल में जाएंगे तो एक एक आर्टिकल्स के साथ आपको क्लियरली खोल करके बताया जाएगा संविधान क्या है और संविधान क्या कहना चाहता है। आइए देखिए, यहाँ पे आपको हमने बताया कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान क्यों है। हम क्यों ब्रिटेन के संविधान को अलिखित बोलते हैं? अलिखित होने का कारण, तो ब्रिटेन के संविधान के अलिखित होने का कारण क्या है तो मैंने यहाँ बता दिया दोस्तों 3 पॉइंट से। पहला था लिखित अंश का कम होना, दूसरा था एक फिक्स टाइम में नहीं लिखा जाना, दूसरा था प्रथा व परंपराओं का महत्व ज़्यादा होना। वहीं देखिए भारत का संविधान एक फिक्स टाइम में लिखा गया दोस्तों, एक फिक्स टाइम में लिखा गया, एक फिक्स टाइम में। पहला तो ये जानिए दोस्तों, एक फिक्स टाइम में लिखा गया, पहला। दूसरा पॉइंट यह बनता है कि इसमें लिखित अंश जो है वह बहुत ज़्यादा है, लिखित अंश ज़्यादा है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है कि हमने नियमों, कानूनों को ज़्यादा महत्व दिया है। अब हमने नियमों, कानूनों को ज़्यादा महत्व दिया, इसीलिए तो हमारे संविधान में लिखित अंश की मात्रा ज़्यादा हो गई। और चौथा, हमने परंपराओं और प्रथाओं को कम महत्व दिया, प्रथाओं को कम महत्व दिया। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। लिखित संविधान होने के कारण, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने कारण बता दिया कि भारत का संविधान लिखित है, तो हम लिखित संविधान क्यों मानेंगे भारत के संविधान को, और ब्रिटेन के संविधान को हम अलिखित क्यों मानेंगे। मैंने यहाँ क्लियरली एकदम साफ साफ वर्डों में आपके सामने लिख दिया है। आई होप आप इसे राइट डाउन करें, आप इसे लिख लें, देन हम आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम समझते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या है। आई होप दोस्तों आपकी क्लासेस अच्छी चल रही होंगी, लगातार क्लासेस रन कर रही होगी। दिलीप सर भी आपकी लगातार क्लासेस लेना शुरू कर दिए हैं, वहीं मनीष सर लगातार बायो की क्लासेस ले रहे हैं आपसे। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि दोनों क्लासेस आपको बखूबी समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आती है, अगर आपको कोई भी क्लासेस नहीं समझ में आती तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाकर के आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें मैसेज कर बताएं। बहुत जल्द हम आपको अपना पर्सनल नंबर भी दे देंगे, ताकि आप पर्सनल नंबर पे भी मैसेज करके हमें कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो किस संविधान से रिलेटेड, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज करें और मैसेज करके पूछ सकते हैं। सिर्फ संविधान ही नहीं, किसी और सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, साइंस में, कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो तो आप किसी भी समय हमें कॉल और मैसेज करके अपनी बात पूछ सकते हैं, और आपको जल्द से जल्द आपको आपके जवाब डिलीवर कर दिए जाएंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपने यह लिख लिया होगा, अब आपको क्लियर हो चुका होगा संविधान क्या है। अब आइए हम सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जब संविधान क्लियर हो गया तो हम समझते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या है, क्योंकि संविधान समझने के बाद हमें यह समझना आवश्यक है कि राज्य व्यवस्था क्या होती है। तो आइए हम सीधे अपनी बात को राज्य व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या होता है। दोस्तों आपने लिख लिया होगा, आई होप इसे मिटा देते हैं। दोस्तों आज आपके मन से यह भी प्रॉब्लम हट गई होगी कि हम लिखित संविधान और अलिखित संविधान किसे कहते हैं। दोस्तों पता नहीं क्यों दोस्तों आज डस्टर सही से साफ नहीं कर रहा बोर्ड को, धब्बा धब्बा पड़ जा रहा है, ब्लैक ब्लैक पूरा। देखिए आप लगातार देख रहे हैं, आपके सामने ही रब कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ रहे हैं।
2 मिनट दोस्तों, हमें टाइम दें, आपका बोर्ड साफ कर दे, तभी तो आपको क्लियर दिखेंगी सारी चीज़ें। आइए, लगातार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, चैनल की संख्या बल को बढ़ाते रहें, क्योंकि चैनल अभी नया है और लोगों तक इसे पहुंचाना आप ही की जिम्मेदारी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मेरा तो काम सिर्फ पढ़ाना है, आपको अच्छे से अच्छे टॉपिक को आपको क्लियर करना है, और लोगों तक आप चैनल हमारा कैसे पहुंचेगा ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको समझाना है, आपको लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको शेयर करना है। लगातार लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन तत्काल मिल जाए। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या होती है। आपने संविधान तो समझ लिया दोस्तों, अब आइए सेकंड टॉपिक देखते हैं, राज्य व्यवस्था क्या होती है। राज्य व्यवस्था, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 शब्द हैं, एक राज्य है, एक व्यवस्था है। एक राज्य, दूसरा व्यवस्था, ना। तो आप समझने की कोशिश करिए, एक राज्य है, दूसरा व्यवस्था है। राज्य और व्यवस्था का मतलब होता है कि राज्य को चलाने के लिए कोई व्यवस्था, कोई एक व्यवस्था। दोस्तों मोटा मोटा आपको यही समझ में आ रहा होगा, राज्य और व्यवस्था मतलब राज्य को चलाने के लिए कोई व्यवस्था, राज्य को संचालित करने के लिए कोई व्यवस्था। अब राज्य को संचालित करने के लिए तो हमने संविधान बनाया, लेकिन जब संविधान को ही हम जब व्यवहारिक रूप में लागू करना शुरू कर देते हैं तो उसे हम राज्य व्यवस्था कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ साफ साफ शब्दों में लिख लें कि राज्य व्यवस्था क्या होता है। तो राज्य व्यवस्था का अर्थ होता है कि संविधान का व्यवहारिक प्रयोग ही। तो यहाँ लिखिए दोस्तों, संविधान का व्यवहारिक प्रयोग ही, संविधान का व्यवहारिक प्रयोग ही राज्य व्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? राज्य व्यवस्था कहलाता है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम संविधान का व्यवहारिक प्रयोग करते हैं। दोस्तों संविधान के व्यवहारिक प्रयोग के लिए हमें यह समझना पड़ेगा एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि आखिर संविधान में किसी चीज़ का उल्लेख अगर किया गया है तो हम उसको व्यवहार में कैसे उपयोग कर रहे हैं। और अगर हम राज्य व्यवस्था के संचालन के लिए कोई न कोई संस्था भी होनी चाहिए, तभी तो संविधान में लिखी गई बातों का हम व्यवहारिक रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे आर्टिकल, अगर सपोज दैट आर्टिकल 21 हुआ, आर्टिकल 17 हुआ, तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले आर्टिकल 17। अगर हम आर्टिकल 17 की बात करते हैं तो आर्टिकल 17 में क्या लिखा है? अस्पृश्यता उन्मूलन, अर्थात अस्पृश्यता को समाप्त करना, अस्पृश्यता को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, यह लिखा गया। लेकिन यह तो सिर्फ संविधान के आर्टिकल 17 में लिखा गया है। इसका राज्य व्यवस्था से क्या संबंध दोस्तों? तो राज्य व्यवस्था से इसका संबंध यह बनता है कि जब हम उस आर्टिकल को प्रयोग करने के लिए हम कोई कानून बनाते हैं, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, कोई भी आर्टिकल सिर्फ एक आर्टिकल मात्र है। जब तक उसके लिए कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक उसका व्यवहारिक प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम व्यवहारिक प्रयोग करेंगे। एक मिनट दोस्तों, जस्ट अ मिनट दोस्तों, मेरी माइक गिर गई। जस्ट मिनट दोस्तों, माइक मेरी गिर गई तो मैं एक बार माइक लगा लूँ। उम्मीद करता हूँ कि क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी।
10 मिनट दोस्तों, 1 सेकंड का हम टाइम और लेंगे आपसे, ताकि माइक को सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर दें। पैरों के नीचे दब जाने के कारण माइक थोड़ी सी खुल गई थी यहाँ से। आइए दोस्तों, हम आगे घटनाक्रम देखते हैं। आगे घटनाक्रम क्या है हमारा, अब हम समझते हैं कि हम संविधान का व्यवहार में प्रयोग कैसे करते हैं दोस्तों। जैसे हमने कहा कि संविधान में संविधान में आर्टिकल 17 का उल्लेख है। तो आर्टिकल 17 के तहत क्या कहा गया है, विधि के अनुसार, अर्थात अस्पृश्यता जो है, अस्पृश्यता का प्रयोग विधि के अनुसार क्या होगा, दंडनीय होगा। दोस्तों, या तो हमारे संविधान में लिख दिया गया है कि आर्टिकल जो 17 है उसमें बताया गया है कि अस्पृश्यता जो है, अस्पृश्यता का प्रयोग विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। अगर हम अस्पृश्यता को किसी भी रूप में देखते हैं, किसी भी रूप में उसे लागू करते हैं, तो हम उसे विधि के अनुसार दंडनीय मानेंगे और दंडनीय होगा, और उसके लिए अपराध, उसके लिए सजा मिलेगी। क्या होगी दोस्तों, उसके लिए दंडनीय होगा, दंडनीय अपराध होगा। अब देखिए दोस्तों, अब संविधान में तो सिर्फ इतना ही लिखा गया कि अस्पृश्यता जो है विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। तो क्या संविधान में कहीं यह बताया गया है कि अस्पृश्यता क्या होगी, अस्पृश्यता क्या, अस्पृश्यता के लिए विधि क्या होगी, इसका उल्लेख, क्या दंड होगा, इसका उल्लेख, इन तीनों चीजों का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं हम अस्पृश्यता के प्रयोग को, जो विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा, इसको हम व्यवहारिक रूप में लागू करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था लाए होंगे ना। तो जो व्यवहारिक रूप में इसे लागू करने के लिए जिस हम व्यवस्था को लेकर के आते हैं, उसी व्यवस्था को हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे आगे। अब इसे व्यवहार में लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, तो अगर हमें किसी चीज़ को व्यवहार में लाना है तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या, कौन सी चीज़ कैसे, अर्थात अस्पृश्यता क्या है। पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि अस्पृश्यता क्या है, ठीक। दूसरा हमें समझना पड़ेगा इसके लिए विधि क्या होगी, इसके लिए विधि क्या होगी। वहीं तीसरा पॉइंट आता है कि इसके लिए दंड क्या होगा, दंड क्या होगा। अब इन तीनों बातों का जहां भी हम उल्लेख किए होंगे, उसी उल्लेख को हम दोस्तों क्या कहते हैं, उसी उल्लेख को हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। जैसे इसके लिए हमने कानून बनाया। कौन सा कानून बनाया दोस्तों, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। तो इसके लिए हमने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया। तो जब हमने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया दोस्तों, तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में हमने अस्पृश्यता को डिफाइन किया, अस्पृश्यता को परिभाषित किया, पहला। दूसरा, इसके लिए क्या विधि लागू होगी, विधि को परिभाषित किया, विधि बनाया। और साथ ही साथ हमने क्या बनाया कि अगर हम अस्पृश्यता का काम करते हैं तो इसके लिए दंड क्या होगा,
उस दंड का भी हमने प्रावधान किया, दंड का उल्लेख किया। तो दोस्तों, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 जो है, यह आर्टिकल 17 का व्यवहारिक रूप है। आर्टिकल 17 का व्यवहारिक रूप क्या है? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, जिसमें हमने क्या किया? अस्पृश्यता को परिभाषित किया, विधि बनाया अस्पृश्यता के लिए, और दंड का उल्लेख किया अस्पृश्यता के लिए कि क्या दंड होगा। और इसी उल्लेख को ही हम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम को ही हम संविधान के आर्टिकल 17 का व्यवहारिक रूप कहते हैं दोस्तों। अब हम व्यवहारिक रूप में तो यह बात बता दी आपको, पर इस अधिनियम को बनाया किसने होगा? किसी न किसी संस्था ने बनाया होगा, कोई न कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसको बनाया होगा। तो आइए अब हम समझते हैं कि संविधान और राज्य व्यवस्था का अंतर तो आपको दोस्तों समझ में आ गया। अब राज्य व्यवस्था को अर्थात संविधान को व्यवहारिक रूप देने का काम हमारे देश में करता कौन कौन है, तो आइए हम उसे देखते हैं कि अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और हम देखते हैं कि हमारे संविधान में दिए गए आर्टिकल्स या दिए गए उद्देश्यों या गोल या विचार को कौन व्यवहारिक रूप देता है। पता नहीं दोस्तों, पूरा ब्लैक एकदम हो जा रहा है बोर्ड हमारा, पता नहीं क्यों। हमें लगता है डस्टर चेंज करना पड़ेगा, डस्टर उतना सही नहीं है इस बार, पूरा काला काला फेंक रहा है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब हम समझते हैं कि वह कौन कौन सी संस्थाएं हैं अब जब आपको राज्य व्यवस्था अर्थात संविधान, यहां देखिए दोस्तों लिखते हैं संविधान के व्यवहारिक पक्ष को क्या कहते हैं दोस्तों? राज्य व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा, संविधान के व्यवहारिक पक्ष को ही हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। अब इस राज्य व्यवस्था को लागू करने के लिए अर्थात संविधान के व्यवहार को लागू करने के लिए कोई न कोई संस्था चाहिए। तो संविधान को व्यवहारिक रूप में लागू करने के लिए संस्था चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? संस्था चाहिए। और ये संस्था देखते हैं, तो संस्था में सबसे पहले हम बात करते हैं संसद की। क्यों? क्योंकि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 किसने बनाया? संसद ने बनाया। हमारा संविधान संसद को यह पावर देता है कि संविधान में उल्लेखित आर्टिकल्स को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद के पास यह पावर होगा कि संसद उसके लिए कानून बना सकती है। जैसे संसद नागरिकता के लिए कानून बना सकती है, संसद लोकसभा राज्यसभा में कौन बैठेगा इसके लिए कानून बना सकती है। संसद अधिकांशतः चीज़ों के लिए हमारे संविधान में जो लिखे गए हैं उन सभी के लिए संविधान में जो आर्टिकल्स दिए उन सभी के लिए संविधान में जो संसद है अर्थात जो संसद है वह संविधान में दिए गए आर्टिकल्स को लागू करने के लिए अर्थात व्यवहारिक रूप देने के लिए कानून बना सकती है। तो उसी तरह हमने एक बता दिया अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 दोस्तों। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 दोस्तों। यह तो काम हुआ संसद का दोस्तों। क्या सिर्फ संसद ही संविधान को व्यवहारिक रूप देती है? नहीं, इसके अलावा भी कुछ व्यवस्थाएं जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोस्तों। अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या करती है? आप सभी को पता है कि संसद कोई भी कानून बनाती है तो उस कानून को रिव्यू कौन करता है, उस कानून की जांच कौन करता है कि क्या कोई व्यवस्था जो व्यवहारिक रूप में लाई जा रही है वह संविधान सम्मत है या नहीं, संविधान के अनुरूप है या नहीं है।
अगर वह संविधान के अनुरूप होती है तो सुप्रीम कोर्ट से कहती कि ओके परफेक्ट है, इसे लागू किया जाए। अगर परफेक्ट या नहीं होती तो इसे संविधान सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या कहता है, यह ठीक नहीं, इसे नल एंड वाइड घोषित करो, अर्थात इसे शून्य घोषित कर दो, अर्थात इसे अवैध घोषित करो और समाप्त कर दो। साथ ही साथ आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत बार जब संविधान की व्याख्या करता है तो संविधान की व्याख्या के दौरान वह संविधान को व्यवहारिक रूप देता है। जैसे आर्टिकल 21, सबसे पहले आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, 24, इस तरह के जो भी आर्टिकल्स दिए हैं उसको जब व्याख्यायित करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो व्याख्या के दौरान वह संविधान को व्यवहारिक रूप देता है। जैसे अगर जीवन जीने का अधिकार आपको मिला है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको व्यवहारिक रूप देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें बाद में इसमें ऐड की जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं दी गई। जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता हमारे फंडामेंटल राइट्स में दोस्तों नहीं थी, इसे संविधान में बाद में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या द्वारा समाहित किया गया। अर्थात यह लिखा आज भी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसे अपनी व्याख्या में दिया और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा दी गई व्याख्याएं हमारे लिए व्यवहार के तौर पर काम करते हैं। जो संविधान के आर्टिकल्स दिए गए होते हैं उन्हीं को अगर हम व्यवहार के रूप में लागू करना चाहते हैं तो उसमें एक संस्था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी है दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो संस्था है, जिसमें आर्टिकल 21 को, आर्टिकल 22 को, आर्टिकल 24 को, आर्टिकल 23 को, आर्टिकल 25 को, आर्टिकल 29 को, आर्टिकल 30 को, जितने भी आर्टिकल्स दिए हैं उन सभी आर्टिकल्स को बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्यायित किया है। उस व्याख्या के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया दोस्तों, उस व्याख्या के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल को व्यवहारिक रूप दिया। तो दोस्तों अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और संसद, यह दोनों संस्थाएं मिल करके हमारे संविधान में दिए गए आर्टिकल्स को व्यवहारिक रूप देते हैं, उसे व्यवहारिक रूप में व्याख्यायित करते हैं, उसके लिए कानून बनाते हैं, कानून बना करके उसे लागू करते हैं देश की जनता पर, संस्थाओं पर, ऑर्गेनाइजेशन पर, सभी पर, ताकि देश का संचालन सही तरीके से चल सके। तो दोस्तों आपको यह क्लियर हो गया होगा कि राज्य व्यवस्था का राज्य व्यवस्था है क्या, अर्थात संविधान क्या है, आपको पता चल गया। अब राज्य व्यवस्था दोस्तों यही लिख देता हूँ एक शॉर्ट में, एक तरीके से कहा जाए संविधान के कानूनों, नियमों व प्रथाओं का व्यवहारिक प्रयोग ही आपका राज्य व्यवस्था है दोस्तों। क्या है? राज्य व्यवस्था है। तो दोस्तों आई होप आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। और साथ ही साथ इन्हें लागू करने के लिए, अर्थात संविधान को व्यवहारिक रूप देने का काम कुछ संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं भी करती हैं। तो संवैधानिक अर्थात अब इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संस्थाएं आ जाएंगी। तो संस्थाएं कैसी? संवैधानिक, और दूसरा दोस्तों गैर संवैधानिक। तो दोस्तों आप यहाँ तक राइट डाउन कर लें। आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा कि संविधान क्या है, आपको यह क्लियर होगा कि राज्य व्यवस्था क्या है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि हमारा संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। संवैधानिक संस्था जिसका उल्लेख संविधान में हो, गैर संवैधानिक संस्था जिनका उल्लेख संविधान में ना किया गया हो। अब आइए दोस्तों एक बार आप इसे राइट डाउन कर लें, दिन में से रब करके, फिर मैं आगे खटाक से आपको आगे घटनाक्रम के बारे में बताता हूँ दोस्तों। हाँ दोस्तों एक पॉइंट यहाँ छूट रहा था, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 को वर्तमान में हम नागरिक अधिकार अधिनियम 1976 कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नागरिक अधिकार अधिनियम 1976 कहते हैं। नागरिक अधिकार अधिनियम 1976 दोस्तों यह वर्तमान नाम है। क्या दोस्तों? यह वर्तमान नाम है। यह दोस्तों वर्तमान नाम है। क्या वर्तमान नाम है? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 का वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? नागरिक अधिकार अधिनियम 1976 कर दिया गया दोस्तों। और साथ ही नागरिक अधिकार अधिनियम 1976 के माध्यम से
हमने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम को और कड़ा बना दिया और कठोर बना दिया है, दंड के प्रावधान को और सख्त कर दिया है। इसके अंतर्गत जब हम अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 अर्थात आर्टिकल 17 को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में हमको बताएंगे कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में क्या क्या चीज़ें हमने शामिल की हैं। और जब हमने संशोधन करके नागरिकता अधिकार अधिनियम 1976 कर दिया तो हमने क्या क्या व्यवस्थाएं उसमें शामिल की दोस्तों। तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा दोस्तों। अब आइए इसको रब करते हैं, रब करके हम आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फिर हम समझते हैं कि संस्थाएं क्या होती हैं और संस्था के प्रकार को समझते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज से आपकी पॉलिटी की रेगुलर क्लासेस चलेंगी। हर दिन आपको एक पॉलिटी की नए टॉपिक के साथ आप मेरे साथ रूबरू होंगे, क्लास को एंजॉय करेंगे, क्लास को समझेंगे और लगातार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। और चैनल के संख्या बल को अवश्य बढ़ाते रहें लगातार, क्योंकि आपका चैनल का जो संख्या बड़ा जो आप बढ़ाते हैं दोस्तों, यही हमारा मनोबल है। और जब हमारा मनोबल बढ़ेगा दोस्तों तो आपके एग्ज़ाम में मार्क आपके बढ़ेंगे। और अगर आपको एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे लाने हैं तो आप लगातार संख्या बल को दोस्तों बढ़ाते रहें चैनल पे। लगातार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। ताकि आप जैसे ज़रूरतमंद बच्चों तक हमारी संस्था पहुंच सके और उन्हें उनके एग्ज़ाम में हम एक रोल प्ले कर सके, हम उन्हें सहायक के तौर पर हम उन्हें एक बूस्टअप दे सकें, ताकि जो बच्चे फीस नहीं सबमिट कर पाते हैं, वह क्लासेस नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें किसी प्रकार की यह समस्या ना आए कि उनके पास पैसे नहीं तो इसलिए पढ़ नहीं पाए। तो जन जन तक यह मेरी बात पहुँचाएँ, लोगों तक पहुँचाते रहें लगातार कि अब आपको सारी क्लासेस फ्री में मिलेंगी। जो बड़ी बड़ी संस्थाओं में आपको पढ़ाया जाता है लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए आपसे ले करके, वह सारी की सारी क्लासेस आपको फ्री में दी जाएंगी। आप पूरी क्लासेस फ्री के साथ ले सकते हैं दोस्तों। आइए हम सीधे अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम समझते हैं कि संस्थाएं कितनी प्रकार की होती हैं दोस्तों। जैसा कि आपके सामने ही लिखा दोस्तों, संस्था 3 प्रकार की दोस्तों। इसको मैं मिटा देता हूँ, एक बार सोच रहा हूँ, ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। आपने लिख लिया होगा दोस्तों। बोर्ड बहुत गंदा हो जा रहा है, पता नहीं क्यों इस डस्टर से दोस्तों। अब न्यू डस्टर लेना पड़ेगा। आइए हम समझते हैं सीधे। संस्थाएं 3 प्रकार दोस्तों। आज आपको संस्था को लेकर के सारे डाउट्स समाप्त हो जाएंगे कि संस्था कितने प्रकार की दोस्तों। संस्था 3 प्रकार की होती हैं। आइए इससे पहले हम समझते हैं कि हमारी संस्था कौन कौन सी होती है। एक होता है संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था दोस्तों, कैसी? संवैधानिक संस्था। दूसरी होती असंवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था। और तीसरी होती है गैर संवैधानिक संस्था। तो इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अर्थात यह कॉन्स्टिट्यूशनल है दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और दोस्तों यह हो जाएगा गैर संवैधानिक, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोल सकते हैं आप। नॉन या एक्स्ट्रा जो भी आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं, पर अधिकांशतः जगह आपको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ही लिखा मिलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संवैधानिक अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसे कहते हैं। आपको नाम से ही समझ जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अर्थात वह बॉडी, वह संस्था जिसका उल्लेख हमने संविधान में आर्टिकल्स के माध्यम से किया है। जिन जिन संस्थाओं के लिए हमने संविधान में अनुच्छेद बनाए हैं, वह सभी के सभी संस्थाएं संवैधानिक संस्था होगी। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पर आइए देखते हैं दोस्तों, पहले यहाँ लिख लेते हैं, वह संस्था जिसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेदों के माध्यम से किया गया है, अनुच्छेदों के माध्यम से किया गया दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल में आपको देखेंगे तो बहुत सारी संस्थाएं आपको मिल जाएंगी। तो पहली संस्था होगी दोस्तों, आपको पहली संस्था बनेगी आपकी आर्टिकल 280 के तहत दोस्तों वित्त आयोग। किस संस्था दोस्तों? वित्त आयोग। वहीं आपकी यूपीएससी आयोग आएगी अनुच्छेद 315 के तहत, 315 यूपीएससी आयोग। तीसरा आएगी 324 के तहत दोस्तों EIC इलेक्शन कमीशन, EIC निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। साथ ही साथ एक बार देख लो दोस्तों, यहाँ तक जा रही है कि नहीं चीज़ें आपको दिख नहीं? ठीक है, एक और लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं। 279 ए के तहत हमने GST परिषद का गठन किया। तो GST परिषद वह भी हमारी संवैधानिक संस्था है, वह संस्था जिसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेदों के माध्यम से किया गया है। अगर अनुच्छेद बनाए गए हैं किसी संस्था के लिए संविधान में तो वह दोस्तों संवैधानिक संस्था। कैसी संस्था दोस्तों? तो संवैधानिक संस्था दोस्तों। आइए अब सीधे हम, आपने यहाँ तक समझ लिया होगा कि वित्त आयोग, यूपीएससी, निर्वाचन आयोग और इसी प्रकार GST परिषद और अन्य संस्थाएं जो हमारे संविधान के अनुच्छेद में दी गई हैं वह सभी की सभी संस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशनल होंगी। अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल दोस्तों वह संस्था जो संविधान का उल्लंघन कर रही हैं, संविधान का विरोध कर रही हैं, वह संस्था दोस्तों, वह संस्था जो संविधान का उल्लंघन व विरोध कर रही हूँ। क्या करें दोस्तों? वह संस्था जो संविधान का उल्लंघन व विरोध करती हो, उन संस्था को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों? ISIS या ISI भी कह सकते हैं। दूसरा कोई आतंकवादी संस्था, आतंकवादी संस्था, नक्सलवादी संगठन, तो दोस्तों यहां तक वो क्लियर हो गया कि वे संस्थाएं जो संविधान का उल्लंघन व विरोध कर रही हैं, जो संविधान का, वह संस्थाएं जो संविधान का उल्लंघन व विरोध कर रही हैं, वह कैसी संस्था होगी दोस्तों? तो वह होगी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था वह होगी जिसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेदों के माध्यम से किया गया है, वह आपकी संवैधानिक संस्था होगी। आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसे कहते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसे कहते हैं और गैर संवैधानिक संस्था अर्थात नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरफ हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम किसे कहते हैं दोस्तों। आइए हम सीधे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ बढ़ते हैं, देखते हैं अपने घटनाक्रम को। वह संस्था जिनका उल्लेख संविधान में नहीं हो, वह संस्था जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया हो, दोस्तों एक बार देख लें, क्या आपको इंक दिख रही है क्लियरली? आई होप। थोड़ा सा ये हल्का हो रहा है, फिर से मैं एक बार इसे रख दूं अच्छे से।
वह संस्था जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया हो, नहीं किया गया हो। तो वह कैसी दोस्तों बॉडी होंगी? वह नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होंगी जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया दोस्तों। आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। कि वह संस्था जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है वह नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होंगी, साथ ही परंतु यह संविधान को लागू करने में सहयोग करती हैं। क्या करती हैं दोस्तों? सहयोग करती हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आप लिख लें। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया आपको, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। अब हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अर्थात जो गैर संवैधानिक संस्था है, इनके निर्माण और इनके गठन के आधार पर इनको हम दो भागों में बांटते हैं। तो दोस्तों पहले आप यहाँ तक राइट डाउन कर लें, देना उसे रब करके फिर आपको खुलकर बताते हैं गैर संवैधानिक संस्था में क्या क्या व्यवस्था है। पहले दोस्तों यहाँ तक लिख लें आप। आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी। लगातार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों, चैनल के संख्या बल को बढ़ाते रहे दोस्तों। अरे दोस्तों आपने इसको लिख लिया होगा, आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। इसे हम रब करते हैं, आगे हम चलते हैं। अब ये लास्ट टॉपिक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को हम दो भागों में विभाजित करेंगे उनके गठन के आधार पर दोस्तों। तो आइए हम गठन के आधार पर सीधे उनका विभाजन करते हैं दोस्तों, कि गठन के आधार पर हम समझते हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं उनकी। गठन के आधार पर गैर संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था दो प्रकार की होती दोस्तों। कितने प्रकार की दोस्तों? दो प्रकार की होती है। तो आइए दो प्रकार हम समझते हैं कौन कौन सी। पहली एक होगी कार्यकारी संस्था, पहली बनेगी कार्यकारी संस्था, इसे कहेंगे, या इसे कार्यकारिणी संस्था के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होगा सांविधिक या कानूनी संस्था, दोस्तों। आइए दोस्तों, तो सीधे हम यहाँ समझते हैं बिना टाइम वेस्ट के। कार्यकारी संस्था वह संस्था जिसका गठन राष्ट्रपति के आदेश से किया जाता है। और राष्ट्रपति यह आदेश तभी देंगे जब उन्हें मंत्रिमंडल ने सलाह दिया, मंत्रिमंडल की सलाह पर ही ऐसा कोई आदेश देंगे। और इस प्रकार की जो संस्था होगी उसको कार्यकारी संस्था कहते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल बनेगा आपका नीति आयोग, जिसे हम पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे। किस नाम जानते थे? योजना आयोग के नाम से। नीति
नीति आयोग। नीति आयोग के लिए ना ही कोई अधिनियम बनाया गया दोस्तों। और कार्यकारी संस्था में दोस्तों एक चीज़ और, यहाँ पे एक छोटा सा मैं पॉइंट लिख देता हूँ। कार्यकारी संस्था वह जिनका उल्लेख ना तो किसी अधिनियम में किया गया है और ना अधिनियम में उल्लेख दोस्तों, और ना ही संविधान में उल्लेख। तो इस प्रकार यह जो संस्था होगी अर्थात जो कार्यकारी संस्था होगी, यह आपकी ना तो संवैधानिक होगी और ना ही वैधानिक होगी। अर्थात जो कार्यकारी संस्था जिसको हम बोलते हैं, अर्थात नीति आयोग जैसी संस्था जो होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, ना तो संवैधानिक ना ही वैधानिक संस्था। तो दोस्तों जो कार्यकारी संस्था होगी जिसका गठन राष्ट्रपति के आदेश से किया जाएगा मंत्रिमंडल के सलाह पर, उस संस्था को हम ना तो संवैधानिक मानेंगे और ना ही वैधानिक संस्था के तौर पर मानेंगे। अर्थात ना उसका उल्लेख संविधान में किया गया है और ना ही उसका उल्लेख किसी अधिनियम में किया गया है दोस्तों। तो आई होप आपको कार्यकारी संस्था एकदम क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब दूसरी संस्था आती है, वह संस्था जिसका उल्लेख या जिसका निर्माण, जिसका गठन दोस्तों, जिसका गठन संसद द्वारा किसी अधिनियम को बनाकर किया जाता है, बनाकर किया जाता है। तो जैसे अब इसका भी एग्जाम्पल दोस्तों लिख लें। सांविधिक या कानूनी संस्था उसे कहते हैं जिसका गठन संसद द्वारा किसी अधिनियम को बनाकर किया जाता है। अर्थात यह कैसी संस्था होगी दोस्तों, यह एक वैधानिक संस्था होगी, यह वैधानिक संस्था होगी, पर यह संवैधानिक संस्था नहीं होगी दोस्तों। कैसी नहीं होगी, संवैधानिक संस्था। इसी देखो, संवैधानिक संस्था पे मैंने क्रॉस लगा दिया है और वैधानिक संस्था पे मैंने सही टिक दोस्तों एक मिनट दोस्तों, संवैधानिक संस्था नीचे कट गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों। तो वैधानिक संस्था तो होगी यह, पर यह संवैधानिक संस्था नहीं होगी दोस्तों। कैसी संस्था नहीं होगी, संवैधानिक संस्था नहीं होगी। यह वैधानिक संस्था तो होगी, पर जो सांविधिक या कानून के माध्यम से जो संस्था बनाई जाएगी, जिस किसी अधिनियम के माध्यम से अगर किसी संस्था गठन किया जाता है दोस्तों, तो वह संस्था वैधानिक संस्था होगी। अगर किसी संस्था का गठन हम किसी अधिनियम के माध्यम से करते हैं तो दोस्तों वह संस्था कैसी होगी, वैधानिक संस्था, अर्थात वह सांविधिक संस्था होगी या कानूनी संस्था। और जो सांविधिक या कानूनी संस्था होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, उसे हम वैधानिक संस्था भी बोलते हैं। लेकिन वह संवैधानिक संस्था दोस्तों नहीं होगी। वहीं जो कार्यकारी संस्था होगी उसका गठन राष्ट्रपति के आदेश से किया जाएगा, इसके लिए कोई भी अधिनियम नहीं बनाया जाएगा, इसलिए ना तो यह संवैधानिक होगी और ना ही यह वैधानिक होगी। अगर किसी का उल्लेख किसी संस्था का गठन हम संसद के किसी अधिनियम के माध्यम से करते हैं तो वह एक वैधानिक संस्था अर्थात सांविधिक संस्था होगी। अगर हम राष्ट्रपति के आदेश से किसी संस्था गठन करते हैं और उसके लिए हम कोई अधिनियम नहीं बनाते हैं दोस्तों, तो वह कैसी संस्था होगी, वह हमारी कार्यकारी संस्था होगी। और जो भी कोई कार्यकारी संस्था होगी ना तो वह संवैधानिक होगी और ना ही वह वैधानिक संस्था होगी दोस्तों। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको सांविधिक संस्था या कानूनी संस्था का एक एग्जाम्पल लिख बता देता हूं दोस्तों। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो यहां दोस्तों लिखें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बनाया था दोस्तों, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में बना था दोस्तों। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना। और जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना था तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए हमने किसी न किसी अधिनियम को बनाया होगा, तभी वह एक सांविधिक संस्था होगी। तो उसके लिए जो हमने अधिनियम बनाया दोस्तों, तो वह अधिनियम था राष्ट्रीय
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, क्योंकि हम मानव के अधिकार के संरक्षण की बात करें तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1992। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1992 के माध्यम से हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 का के तहत हमने, देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले क्या बनाया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अगर हमें गठन करना था 1993 में, तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या बनाया, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया 1992, और इसी के आधार पर हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कर दिया। दोस्तों, यह संस्था लोगों के मानवाधिकार का संरक्षण करती है। दोस्तों, इसी प्रकार से दूसरे आयोग की हम बात करेंगे, सूचना का आयोग का एक एग्जाम्पल में, हम यहाँ सूचना का आयोग भी लिख देते हैं एग्जाम्पल में आपको। दोस्तों, सूचना का आयोग, सूचना आयोग का गठन जो है 2005 में दोस्तों किया गया। जो सूचना आयोग बनाया गया था, इसकी स्थापना के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, इसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो सूचना आयोग का जो गठन 2005 में किया गया था, उसके लिए हमने बनाया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, और जब हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन करना था तो उसके लिए हमने बनाया राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1992। इन आधारों पे हमने संस्थाओं का गठन किया। दोस्तों, आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा कि सांविधिक संस्था कौन सी है, कार्यकारी संस्था कौन सी है, संवैधानिक संस्था कौन सी है, असंवैधानिक संस्था कौन सी है, और गैर संवैधानिक संस्था कौन सी। दोस्तों, तो आई होप आपने क्लियरली सब कुछ समझ लिया होगा बखूबे, और सारी चीज़ें राइट डाउन कर लिया होगा। दोस्तों, आई होप आपको हर एक चीज़ क्लियरली समझ में आ गई होगी। उसके बाद भी अगर किसी टॉपिक्स में कोई दिक्कत होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें आप मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी हर प्रकार की समस्या का निराकरण किया जाएगा, वह चाहे पॉलिटी से रिलेटेड हो। मैं तो यही कहूँगा कि अभी पॉलिटी क्लासेस चल रही, तो आप पॉलिटी से रिलेटेड ही डाउट्स अपने भेजें किसी भी प्रकार के। साथ ही पॉलिटी के अलावा भी अगर कोई आपके डाउट्स हैं तो आप वह भी भेज सकते हैं, लेकिन वह ज़्यादा उचित तब होगा जब वह कोई टॉपिक्स चलाया जाए, उस टॉपिक जो टॉपिक्स चला उसी टॉपिक से रिलेटेड आप अपने डाउट्स को भेजें। आपके डाउट्स को तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द उसे सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास समझ में आई होगी। मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको चैनल का नाम पता चल गया, भारत एजुकेशनल सेंटर, अर्थात BEC 1994। अगर दोस्तों आपको हमारे चैनल का लिंक नहीं मिलता है तो आप YouTube पे जाएं, BEC 1994 डालें, आपको तुरंत ही हमारा चैनल पे आप सीधे पहुंच जाएंगे, भारत एजुकेशनल सेंटर। तो दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।